हेलो एवरीवन, मैं विनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51 की तैयारी करते हैं और जिसमें आपका जीएस का पोर्शन और साथ में यूजीसी नेट की तैयारी तो होती है। तो आपका एजुकेशन विषय जो सेकेंड पेपर का होता है, तो वो यूजीसी नेट का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, आपका जीएस और एजुकेशन विषय कवर कराया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, और यूजीसी नेट में आपका पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था इसका एक लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे, जिससे आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पर आप देख भी लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरह से हेल्पफुल होगी आपके लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि लास्ट मिनट रिविजन में मैंने जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे लिए हैं, और अर्थव्यवस्था जिनका सब्जेक्ट है उनको तो बहुत जानकारी होगी, लेकिन कई बार हम छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं जानकारी है, तो इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। बहुत सारी PDF वहाँ दे दी गई हैं और कुछ आपको दे दी जाएंगी, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिए। और प्लेलिस्ट में सारा जो है आपको वीडियोज़ वहाँ दे दी गई हैं। ठीक है, अपडेट कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट तक आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। देखिए, जनगणना की बात करें और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना वैसे तो 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना की बात करें तो ये 1881 में हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1881 हो जाता है। और देखिए, इसके साथ रिलेटेड चीज़ें क्या है जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की, देखिए स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अगर 15वीं जनगणना, तो ये यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुई थी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 की शुरुआत, मतलब यहाँ पर भारत की अगर कहें तो ये 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की, तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो ये 7वीं है ना। तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, है ना। तो ये आपकी हो जाती है 1 अप्रैल 2010 से शुरुआत हुई थी। ठीक, और जो उस समय के जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? C चंद्रमौली, इनका नाम याद रखना है। कई बार जो है कई परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाता है। तो C चंद्रमौली भारत के जनगणना आयुक्त 2011 थे, है ना। तो इस तरह से ये जो है, आप देखिए यहाँ पर फिर बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर किस इकाई में मापी जाती है? तो ये प्रतिशत में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जो आपको सीधे सीधे ऐसे ही पढ़ना है। जनसंख्या का वो सिद्धांत जिसके अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, किसने ये दिया था? अब देखिए, ज्यामितीय दर क्या होती है, मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2, 4, 8, 16, 32, मतलब 2, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, है ना। तो दुगने क्रम में। तो इसी तरह से कहा है ज्योमेट्रिक दर से, तो ज्योमेट्रिक दर से बढ़ती है जनसंख्या। ये सिद्धांत दिया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। तो माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत काफ़ी फेमस है ना। तो ये हमको बस नाम याद रखना है। और यहाँ पर देखिए, खाद्य उत्पादन की वृद्धि दर, भोजन मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो अंक गणितीय दर से बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, जनसंख्या तो बहुत बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर 2, 4, 8, 16 और 32 के हिसाब से, और यहाँ पर जो खाद्यान्न है मतलब जो रिसोर्सेज हैं उससे कितनी पैदावार हो रही है? तो 2, 4, 6, 8 और 10, है ना। तो कितना अंतर है? तो यही हो जाता है जनसंख्या का वृद्धि का सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत यही होता है। ठीक है, अब इससे परिणाम क्या होगा? जब जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो खाद्यान्न की आपूर्ति सीमित होगी, है ना। अब डिमांड तो ज़्यादा हो गई लेकिन उतना हो नहीं पा रहा है। तो एक बिंदु आता है जिसे माल्थस ने कहा पॉइंट ऑफ क्राइसिस, विपत्ति बिंदु, जहाँ पर भूखमरी, बीमारी और युद्ध जैसे प्राकृतिक साधनों से जनसंख्या में कटौती होती है। तो अब क्या होगा, जब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और इतनी पैदावार हो नहीं पा रही है जिससे कि सभी को पूरी नीड्स उनकी कंप्लीट करवाई जाए, तो वहाँ पे क्या होगा कि भूखमरी होगी, बीमारी होगी, इससे युद्ध की स्थितियाँ होंगी, तो इससे बहुत सारी जनसंख्या वैसे ही जो है नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही हो गया आपका थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। ठीक है ना, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। मान लीजिए सीधे ना पूछे तो आपसे जो भी पूछा जाए कम से कम आप वहाँ पे लिंक करके रिलेट करके चीज़ों को कर सकें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। जनसंख्या घनत्व से मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, जनसंख्या घनत्व मतलब कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, मतलब कुल क्षेत्रफल में निवास करने वाली कुल जनसंख्या। तो ये हो जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर। ठीक है, इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, मतलब एक एरिया में कितनी जनसंख्या करीब रह रही है। तो इस तरह से
2011 मतलब अभी जो आप जो भी आंकड़े लोगे ये जनगणना 2011 के समय के ही हैं, क्योंकि 2021 में होनी थी लेकिन हो नहीं पाई कोविड के कारण। इस वजह से जो अभी भी आंकड़े चल रहे हैं वो 2011 के ही हैं। तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पर बिहार है सबसे पहले नंबर पे, फिर पश्चिमी बंगाल, केरल और फिर उत्तर प्रदेश है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भारत की जनसंख्या इतिहास में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किस जनगणना वर्ष को कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए ये है आपका 1921 को यहाँ पर विभाजन वर्ष कहते हैं इसको, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या का ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मतलब ये है आपका 1921। 1920 तक जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी और 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा गया कि जब मृत्यु दर में गिरावट मतलब शुरू हुई, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी आई। ठीक है, अब मृत्यु दर में गिरावट आई मतलब अब लोग क्या हुआ, कम बीमार पड़ने लगे, कम मृत्यु का आंकड़ा आने लगा। तो इससे क्या हुआ कि जनसंख्या के मतलब उसमें जनसंख्या के वृद्धि में परिवर्तन हुआ, मतलब वृद्धि होने लगी। तो ये हुआ, इसी को कहा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। ठीक है, तो 1921 से पहले जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक या बहुत धीमी थी, मतलब मृत्यु दर के आंकड़े ज़्यादा थे और वृद्धि दर कम थी। और 1921 के बाद जनसंख्या वृद्धि ने नियमित रूप से सकारात्मक रुझान पकड़ा और यही पहली जनगणना थी जिससे जनसंख्या में गिरावट नहीं बल्कि वृद्धि दर्ज की गई। और ये 1921 का समय था जिसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना किस संस्था द्वारा कराई जाती है? तो ये है रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त। अब अगर आपको गृह मंत्रालय दिया हो तो आपको वो भी टिक कर सकते हो, जैसे कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय क्या है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप दो ऑप्शन नहीं दिए हैं लेकिन कुछ भी दे रखा है, अदर ऑप्शन भी है, तो आपको समझ के लगाना है कि ऑप्शन में क्या है। क्योंकि देखिए कोई भी जो है क्वेश्चन होता है ऑप्शन के हिसाब से वो टिपिकल या ईजी हो जाता है या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। तो इस तरह से आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। तो जो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, इनका जो कार्यालय है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ये कार्यालय भारत की देश की जनगणना आयोजित करने और जनसंख्या, जन्म और मृत्यु दर पर आंकड़े प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो जनगणना जो डेटा होता है सरकार के विभिन्न स्तरों पर योजना और नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे देश में संसाधनों के आवंटन और कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो गृह मंत्रालय का कार्य बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, लॉरेंज कर्व का उपयोग किसके विश्लेषण के लिए किया जाता है? तो ये इसका जो विश्लेषण किया जाता है आय की विषमता के लिए, लॉरेंज कर्व, और ऐसे ही बहुत सारे कर्व आते हैं। तो देखिए ये ज़्यादा पूछा जाता है। लॉरेंज कर्व को वर्ष 1905 में किसने दिया था? तो मैक्स ओ लॉरेंज ने दिया था। और गिनी गुणांक, इसी में से संबंधित गिनी गुणांक आता है, इसको वर्ष 1912 में कोरेडो गिनी मतलब इटली के थे, इन्होंने विकसित किया था। लॉरेंज कर्व क्या है? यह कर्व व्यक्तियों की आय वितरण का रेखा चित्रीय प्रदर्शन है। ये ग्राफ यहाँ पर दिया जाता है, देखिए ये है ग्राफ। ठीक है, ये है लॉरेंज कर्व के लिए, इसको यूज़ करते हैं। और इसमें आपको एक लॉरेंज कर्व ऐसे दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, और ये है परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन फॉर इनकम, ये आय की लाइन है और ये लॉरेंज कर्व वाला लाइन दिखा रहा है। तो देखिए ये किसके किसके बीच ग्राफ बना है? क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पॉपुलेशन परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया जो है क्यूमुलेटिव शेयर पॉपुलेशन का 100 मतलब परसेंट में दिया हुआ है, और इधर है क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम। ठीक है, तो आय में और पॉपुलेशन में ये ग्राफ आपका बनता है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी सवाल कैसे भी आए पता रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बाकी चीज़ें क्या कह रहा है। तो लॉरेंज कर्व क्या है? व्यक्तियों की आय वितरण का रेखा चित्रीय प्रदर्शन है। इसके तहत आय प्राप्तकर्ताओं द्वारा तथा उनके द्वारा अर्जित आय की कुल आय में संचयी प्रतिशतता, जो क्यूमुलेटिव शब्द यूज़ किया है, संचयी प्रतिशतता के मध्य रेखा चित्र बनाया जाता है। बनाया गया लॉरेंज कर्व पूर्ण समता रेखा, मतलब जब आय वितरण समान होगा तो ये पास होगी। ठीक है, तो इस तरह से पूर्ण समता रेखा होगी और आय की विषम मतलब जितने पास होगी तो आय का वितरण समान होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इससे संबंधित हो जाता है कि कितनी पास पास हैं रेखाएं। तो अगर पास में है तो ये बनाया गया लॉरेंज कर्व पूर्ण समता रेखा कि जितने पास होगी मतलब आय वितरण तब समान होता है,
और आय की विषमता उतनी ही कम होगी। तो समानता हुई तो यहाँ पर विषमता कम हो जाएगी, ठीक है। लॉरेंज कर्व किस सूचकांक से संबंधित है? तो यही गिनी कोफिशिएंट होता है, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। लॉरेंज कर्व तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे कुल क्षेत्र के बीच का अनुपात होता है, ठीक है। तो ये देखिए दोनों का क्षेत्रफल ये जो दे रहा है इन्हीं के, है ना। तो इस तरह से लॉरेंज कर्व तथा पूर्ण समता रेखा, ये लॉरेंज कर्व और ये पूर्ण समता रेखा, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन, इनके नीचे का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे के कुल क्षेत्रफल के बीच का अनुपात होता है। और कोई भी कोफिशिएंट मैक्सिमम तभी होता है जब उसका मूल्य 1 होता है। तो गिनी गुणांक का भी अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या देख लेते हैं। तो अब इसमें देखिए ये आंकड़े आपको सीधे से ऐसे ही याद रखने हैं, या कम से कम नियर बाई तो आपको याद रखना ही रखना है ना। तो ये देखिए ये सारे हैं, और उसके बाद आपको यूपी के भी हैं, है ना। तो यहाँ देखिए ये सब, यहाँ देखिए इसमें जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सकल जनसंख्या कितनी है? तो ये देखिए यहाँ पर आंकड़े दिए हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 16.50%, ठीक है। तो इस तरह से 19,98,00,000, ठीक है, और 12,341, ये आपका ये आंकड़े, मतलब 19.9 इस तरह से करके आपको ध्यान रखना है सकल जनसंख्या, है ना, करोड़ों में, ठीक है। और उसके बाद महिलाएं कितनी हैं इसमें? 95, 331, 831, और पुरुष कितने हैं इस तरह से, है ना। स्त्री पुरुष अनुपात देखिए ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। तो उस समय के आंकड़ों के अनुसार कितना था? 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं, स्त्री पुरुष अनुपात था, ठीक है। 1000 में 912, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। और घनत्व कितना हुआ? जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो ये 20.2%, ठीक। शहरी जनसंख्या यहाँ पर देखिए 22.3%, ये आपका डिजिट में दिया हुआ है और इधर परसेंट में दिया है। तो शहरी जनसंख्या 22.3, ग्रामीण जनसंख्या 77.7%, ठीक है। अब तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या कितनी थी 2011-12 में? तो ये 29.43%, और ये आपका कार्य सहभागिता दर दिया है 32.94। तो कुछ आंकड़े आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, एक दो बार देखने से। नेक्स्ट है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। तो ये देखिए यहाँ पर 2016 से 20 तक के में रिपोर्ट है। कुल व्यक्ति कितनी है? 66, ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और पुरुष की कितनी है? 65.3, महिला की 67.7। कुल साक्षरता दर की बात करें 2011 में तो 67.7%, जिसमें पुरुषों की ज़्यादा है 77.3% और स्त्री साक्षरता दर 57.2, ठीक। अब इसमें नगरी और ग्रामीण भी है। अब नगरी में कितनी है? 75.1, और ग्रामीण में कितना है? तो ये आपका हो गया 65.5%, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, इनको याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, इसमें देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पर ये सारे चीज़ हो गए, ये जनगणना के आंकड़े के अनुसार हो गया। और फिर ये है आपका, यहाँ देखिए इसमें अब यहाँ पर जनसंख्या विश्व के आधार पे, यहाँ पर देखिए ये है आपका विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवासित है ना। तो यहाँ पे देखिए ये यूपी के आंकड़े हो गए, है ना, यहाँ पर लिखा नहीं है, तो ये यूपी के, है ना, ये हो गए आपके। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सारे आंकड़े, ये जनसंख्या के विश्व के आधार पे भारत के। तो यहाँ देखिए जनसंख्या विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र में वाले भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवासित है ना। तो इस तरह से विश्व में कितना? 7वां स्थान है। 2.4% भौगोलिक क्षेत्र में भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवासित है। तो भारत में कितनी? तो विश्व की 17.5। और जनसंख्या और याद करें, अगर इसका जो है ये रैंकिंग याद करें तो विश्व में 7वां स्थान है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली, ये भारत का हो गया अपने देश का, ठीक है।
तो ये हो गया कंट्री का और वो है यूपी का, है ना। तो इस तरह से ये याद रखिएगा। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और संयुक्त आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाले तो सबसे कम न्यूनतम सिक्किम में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो ये देखिए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर और संयुक्त जम्मू कश्मीर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, तो आप उनको भी देख लीजिए। वहाँ पे सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको करवाया गया है कि ये दशकीय वृद्धि दर क्या होती है, प्रतिशतता क्या होती है और घनत्व क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय में कौन आ गया, मेघालय हो गया। और न्यूनतम की बात करें तो नागालैंड, केरल, गोवा, संयुक्त आंध्र प्रदेश और सिक्किम। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है ना, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो सबसे ज़्यादा केरल में 1084 है, फिर तमिलनाडु है 996 और इस तरह से फिर घटते जा रहे हैं संयुक्त आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। न्यूनतम लिंगानुपात वाली बात करें तो यहाँ पर देखिए हरियाणा, ठीक है, यहीं पर आपका कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है ना, सरकार की तरफ से। तो आपको बताना है कि हरियाणा में कौन सी योजना चलाई जा रही है जो है लड़कियों के और मतलब बालक बालिकाओं के संदर्भ में। उसके बाद देखिए संयुक्त जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले कौन से 5 राज्य हैं, तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता 94%। तो आपको ऐसे याद रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर जो है मेल फीमेल का रेशो की बात करें तो वो भी केरल में है, और सर्वाधिक साक्षरता लिटरेसी भी कहाँ पर है, तो केरल में ही है, ठीक है। उसके बाद मिजोरम है, फिर गोवा है, और न्यूनतम साक्षरता तो सबसे ज़्यादा बिहार में है, ये तो पता ही है, 61.8% है। फिर अरुणाचल प्रदेश है और राजस्थान, इस तरह से करके बाकी चीज़ें। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट यहाँ पर कवर करवा दी गई, जिससे कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक वीडियो भी देख लेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं, जिसमें आपके सवाल जो बनते हैं मॉडल से पूछे जाते हैं, और यहाँ पर और इसके अलावा उस समय की कुछ प्रमुख घटनाएं क्या हुई थी इनके बारे में पूछे जाते हैं कि विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इनसे सवाल बनते हैं। प्रथम योजना कब आई थी, 1951-56 में आई थी, और इसका जो मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ ज़्यादा इसमें इस समय कौन सी चीज़ें की गई, तो कृषि और सिंचाई पर जोर, खाद्यान्न संकट से निपटना, ये मुख्य उद्देश्य थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना देखिए 5-5 साल की है, 1951 से 56 तक चली, फिर 56 से 61 तक ये आई, और ये था महालनोबिस मॉडल, ठीक है। इसका नाम था महालनोबिस मॉडल। ये हो गया आपका भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्रों पर जोर, आत्मनिर्भरता की ओर कदम था, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, ये इसके उद्देश्य थे। फिर आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना, 1961 से 66 तक चली। ये था मॉडिफाइड महालनोबिस मॉडल। तो महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, जे सैंडी के डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था, ठीक है। खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, तो ये सारी चीज़ें इसकी विशेषताएं थी। मतलब कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान, परंतु भारत चीन युद्ध और सूखे से प्रभावित, ठीक है। तो ये तृतीय योजना यहाँ पर आई। फिर देखिए अब उसके बाद आती है वार्षिक योजना 1966 से 69। यहाँ पर कोई भी विशेष मॉडल नहीं था, आर्थिक अस्थिरता के कारण नियमित योजना नहीं बन सकी, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1966 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। अब देखिए 69 तक आ गई, है ना, और उसके बाद कोई मतलब 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई, और इस अवधि को योजना अवकाश कहा गया। मतलब 66 से 69 के बीच कोई यहाँ पर विशेष मॉडल नहीं, 66 तक तो आई, 66 से 69 के बीच आर्थिक अस्थिरता के कारण कोई योजना नहीं बन सकी, और इसी अवधि को कहा गया योजना अवकाश, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 1966 से 69 का समय, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पर कोई भी नियमित योजना नहीं बन सकी है, कोई मॉडल नहीं था। फिर आती है चतुर्थ योजना, ये 69 से 74 तक चली, और इसका जो मॉडल था गैडगिल स्ट्रैटेजी बैलेंस ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर गैडगिल योजना थी, और इसमें वृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों का प्रयास किया गया चौथी योजना में, है ना। तो ये हो जाता है। फिर आती है कि 5वीं योजना, तो ये यहाँ पर चली 74 से 79, 1974 से 1979, और इसमें यह आपका यहाँ पर चला
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यहाँ पर मतलब चलाया गया था, ठीक है। और उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा भी यहाँ दिया गया, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। तो इस तरह से गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और तकनीकी आत्मनिर्भरता पे ध्यान केंद्रित, ये वाला सॉरी, तो गरीबी उन्मूलन हो गया, ठीक है, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर जोर। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 5वीं योजना, है ना, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है छठी योजना, 1980 से 85 आई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल पे आई यहाँ पर, ठीक है। और ये देखिए इसमें तो आपको मॉडल के नाम तो कम ही याद करने हैं ना, चौथी योजना तक आपको मॉडल के नाम याद करने हैं, उसके बाद यहाँ पर कोई भी विशेष मॉडल का नाम नहीं दिया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कार्य दिवस तो आपको मतलब पता ही लग जाएगा कि कितने टाइम पीरियड का कौन सा काल था, है ना। छठी योजना 1980 और 85 के बीच आई थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल। यहाँ पर देखिए गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका छठी योजना। और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना जिसे रोलिंग प्लान कहा गया, 1978 से 80 के बीच में आई थी। और उस समय जो सरकार थी ना, वो मोरारजी देसाई उस समय पीएम थे, ठीक है। तो इस तरह से छठी पंचवर्षीय योजना को ही यहाँ पर इसको नाम दिया गया रोलिंग प्लान। आपके क्वेश्चन में कभी आ सकता है, तो यहाँ पर ही आपको रोलिंग प्लान का जिक्र भी मिल जाता है। तो ये हो गया आपका मोरारजी देसाई वाली सरकार थी, ठीक, छठी पंचवर्षीय योजना के समय आई थी 1978 से 80 के बीच में। 7वीं योजना, 7वीं योजना में क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए 7वीं योजना में ये हुआ आपका 1985 से 90 के बीच उत्पादकता और आधुनिकीकरण पर जोर। ये हो गया मतलब औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, आधुनिक तकनीकी का समावेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना, ठीक है। आधुनिकीकरण का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी की तरफ जो है ओरिएंटेड होना, है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है फिर 8वीं योजना 1992 से 97 के बीच, आर्थिक सुधार, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, ये सारे इसके उद्देश्य थे। ये हो गया 8वीं योजना, है ना। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में चली है और इसी समय जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पे आधारित थी। और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी एजुकेशन, इसी में आपको प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ये हो गया 8वीं। नेक्स्ट है 9वीं योजना 1997 से 2002 के बीच में आई, मानव विकास और सामाजिक न्याय के बारे में, है ना। तो इस तरह से सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास यहाँ पे कहा गया, 9वीं हो गई। 10वीं योजना 2002 से 7 के बीच में आई, समावेशी विकास और रोजगार सृजन, ठीक है। 10वीं योजना आई आपकी। फिर है यहाँ पर देखिए 10वीं हो गई, रोजगार के अवसर बढ़ाना, ग्रामीण विकास और आर्थिक असमानता कम करना। 11वीं योजना तेज और समावेशी विकास, है ना। तो इसमें देखिए समावेशी विकास मतलब तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति, जिससे कि विकास की मुख्य धारा के साथ साथ सब कुछ जोड़ा जा सके और आर्थिक विकास से सभी लाभान्वित हो। तो समावेशी विकास से मतलब क्या हुआ, मुख्य धारा के साथ साथ सभी को जोड़ा जाए, ठीक है, मेन स्ट्रीम के साथ साथ सभी को जोड़ना। जैसे समावेशी शिक्षा पढ़ते हैं ना कि सामान्य के साथ साथ विशिष्ट बालकों की भी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो यही चीज़ है यहाँ समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास, ठीक। अब ये 12वीं योजना 2012 से 17 तक ये हो गई आपकी तेज, समावेशी और सतत विकास, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसका एक क्विक रिवीजन देख लीजिए तो आपका 1 लाइनर में हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल। कृषि, सिंचाई और खाद्यान्न उत्पादन पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, महालनोबिस मॉडल का उपयोग किस योजना में किया गया, तो द्वितीय योजना में किया था, 1956 से 61 इसकी कार्यावधि थी। भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। नेक्स्ट है चतुर्थ योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो गाडगिल रणनीति पे, संतुलित क्षेत्रीय विकास और सामाजिक न्याय, ठीक है। मॉडल के नाम जरूर याद रखिए। रोलिंग प्लान किसने पेश किया और यह किस योजना काल में लागू हुआ था, ठीक है। तो 1980 में किस समय आई थी, तो वही छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, है ना, मोरारजी देसाई की सरकार थी। नेक्स्ट है 8वीं योजना में कौन सी नई आर्थिक नीति को अपनाया गया, तो इसमें LPG मॉडल, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी योजना इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास पर केंद्रित थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसको हमने अभी देखा।
ग्रोथ और इक्विटी, ग्रोथ विथ इक्विटी का नारा किस योजना में दिया गया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। और किस योजना में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP रखा गया था? तो 5वीं, है ना, 5वीं योजना में आपको रखा गया था मैं जो है, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है। तो ये सारी आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था ना। तो ये हो गया आपका फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट बनाने में टाइम भी लगता है और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि एग्ज़ाम में आपको कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे जो भी टॉपिक यहाँ पर किए गए हैं। अब देखिए बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, टाइप्स, इससे सवाल बनते हैं। तो एक बार इनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके आधार पर टाइप्स पहचानना सीख जाएंगे तो आपको आसानी होगी। देखिए यहाँ पर है प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है, जैसे कि भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में, ठीक है। तो आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा, तो ये हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी। फिर है मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। इसके क्वेश्चन कराने लगती तो बहुत क्वेश्चन हो जाते, इसलिए आप इसके फीचर्स को जान लीजिए। मौसमी बेरोजगारी क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक प्रकार की बेरोजगारी जो वर्ष में कुछ निश्चित मौसम के दौरान देखी जाती है, ठीक है। जैसे सीजन खत्म तब बेरोजगार हो गए, लेकिन फिर नेक्स्ट सीजन आने पे फिर उनके पास काम आ जाएगा। तो खेतिहर मजदूरों के पास वर्ष भर काफ़ी कम काम होता है ना, इस तरह से सीजन के हिसाब से। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोजगारी की श्रेणी है, ठीक है। तो नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच। चक्री बेरोजगारी, साइक्लिकल, तो यहाँ पर देखिए ये व्यापार चक्र का परिणाम है, जहाँ मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है, ठीक है। तो मंदी के दौरान क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी, और तो ये सारी चीज़ें किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है। तो चक्री बेरोजगारी व्यापार चक्र का परिणाम, ठीक है, आर्थिक विकास के साथ घट जाता है। तकनीकी, तो ये प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान है, टेक्निकल के कारण। जैसे कि पहले क्या था, जो है ह्यूमन बीइंग टाइपिंग वगैरह कर लेते थे, अभी क्या है सब कंप्यूटर पे चीज़ें हो रही हैं, है ना, आपका जो है अलग अलग ऐप पे सारी चीज़ें हो जा रही हैं। तो यही है टेक्नोलॉजी में किस तरह से बदलाव हुआ और नौकरियों को नुकसान हुआ। घर्षण बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो घर्षण बेरोजगारी का आशय ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी का तलाश कर रहा है या नौकरी के बीच स्विच कर रहा है, तो नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करती है। जैसे कि IT सेक्टर में यही होता है, अधिकतर लोग पैकेज के उस पर फिर अपनी जो है बदल लेते हैं, स्विच कर जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्या हुआ? अपने मन से हुआ, तो स्वैच्छिक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नौकरी की कमी के कारण नहीं है, बल्कि आप अपने फायदे के लिए उसको छोड़ रहे हो, है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए योजना आयोग से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसका जान लीजिए डिटेल। क्वेश्चन आपका कहीं से भी आएगा, यहीं से पूछा जाएगा। 15 मार्च 1950 को सरकार ने नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया, है ना। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक। योजना आयोग का ही स्थान नीति आयोग ने अभी ले लिया है ना। तो ये पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में जो नीति आयोग है, नीति का फुल फॉर्म आप बताइएगा, है ना, यहाँ पर नीति का फुल फॉर्म बताइएगा। तो इस तरह से नीति आयोग ने ले लिया है। इस आयोग का उद्देश्य क्या है? साधनों के कुशलतम प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाकर तथा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनके जीवन स्तर में तीव्र सुधार करना। तो ये जो योजना आयोग, इसका यही काम ही था। और योजना आयोग को भारतीय नियोजन तंत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसका कार्य योजना का निर्माण और उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना। और अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होते थे, और इसका एक उपाध्यक्ष होता था, ठीक है। तो ये तो पता ही है। नीति आयोग, यहाँ पर देखिए, ठीक है, आप देखिए नीति आयोग, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन, है ना। तो इस तरह से राष्ट्रीय भारत रूपांतरण, मतलब नीति आयोग की स्थापना एक सरकारी संकल्प के द्वारा 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसका जो स्थान, मतलब पहले योजना आयोग था, उसी को चेंज करके फिर नीति आयोग बना, है ना। तो इस तरह से योजना आयोग का स्थान इसने लिया। और नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह करने के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो एक सलाह देने का काम करता है और एक थिंक टैंक के रूप में। गठन क्या हुआ? 1 जनवरी 2015 के संकल्प तथा इसके बाद 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा
तो इसके गठन की व्यवस्था क्या है, तो आपको कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। और शासी परिषद में सभी राज्यों और विधानमंडलों से युक्त संघ राज्यों के राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य संघ राज्यों के क्षेत्रों के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बैंकिंग का भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बैंकिंग, मुद्रा बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दी भी हुई हैं। तो बैंकिंग में जब नाम आता है तो आरबीआई को जानना आपको ज़रूरी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1949 को इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसका प्रधान कार्यालय आरबीआई का मुंबई में है। अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के 31 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, तो रीजनल ऑफिस जो हैं इसके 31 स्थानों पे हैं। प्रथम गवर्नर कौन थे, सर ऑसबर्न स्मिथ, 1 अप्रैल 1935 में बने थे, 1937 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सारे आंकड़े आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये। फिर यहाँ पर प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख, और इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और प्रथम गवर्नर आरबीआई के सर ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है ना, भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है, देश में मुद्रा और साख के प्रसार को नियंत्रित और नियमित करना। आपने नोट में भी देखा होगा ना, आरबीआई की मोहर तो होनी चाहिए, है ना। अभी देखिए आरबीआई के वर्तमान में कौन है, तो संजय मल्होत्रा हैं। 11 दिसंबर 2024 को इनकी नियुक्ति हुई थी। ये जो अगर सीक्वेंस इनका देखा जाए तो 26वें नंबर पे हैं, वर्तमान में संजय मल्होत्रा हैं। पहले क्या थे, पूर्व राजस्व सचिव और वित्तीय सेवा सचिव थे ये। और इन्होंने स्थान किसका लिया, तो शक्तिकांत दास जी का। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को बने थे और मतलब 6 साल के लिए रहे, 10 दिसंबर 2024 को फिर से। ठीक है, तो और 15वें वित्त आयोग में ये कार्यरत थे। तो ये शक्तिकांत दास 25वें नंबर पे थे और यहाँ पर संजय मल्होत्रा जो अभी हैं वो 26वें। ठीक है, एसबीआई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में आया और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले देश का पहला जो कॉमर्शियल बैंक है कौन है, एसबीआई ही है। ठीक है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। ठीक है ना, और एसबीआई के द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये एसबीआई के बारे में कुछ डिटेल था। क्वेश्चन अगर आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से बनेंगे। इसके पहले जो वीडियो थी उसको भी देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारे आंकड़े मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।